गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के कारण बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। जहाँ तक क्रांति का सवाल है, संसार में कोई भी क्रांति अचानक से या रातों रात नहीं पनपती। धीरे धीरे असंतोष और भी सारे कारण इकट्ठा होते रहते हैं, जो अंत में एक साथ एक विस्फोट के रूप में या क्रांति के रूप में बाहर आ जाते हैं। जहां तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सवाल है, उन्होंने प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध 1757 और 1764 में, उसके बाद भी समाज के वर्गों का छोटा मोटा प्रतिरोध जो उनके क्षेत्र में थे वहां पर किया। जहां तक 1857 की क्रांति के विषय में लिखा, तो सबसे पहले उन ऑफिसर्स ने लिखा ब्रिटेन के, जो बाद में हिस्टोरियंस बन गए, और उन्होंने कहा कि ये केवल एक विद्रोह था जो बंगाल और मेरठ की सेना के सिपाहियों ने किया था, और बाद में इसमें आम जनता शामिल हो गई। लेकिन जब इसका परीक्षण या आगे और जो बुद्धिजीवी तबका है उन्होंने इसके बारे में पढ़ा, तो एक निष्कर्ष निकल के आया कि ये बात तो ठीक है कि ये 1857 की क्रांति पूरे भारतवर्ष में नहीं फैली, लेकिन फिर भी तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर एक, ये एक बहुत ही लोकप्रिय आंदोलन था और जिसमें लोगों ने जो भाग लिया उन्होंने अपने धार्मिक मतभेद भुला दिए। दूसरा, ये वो क्रांति थी जिसने साहस और बलिदान की अनेकानेक कहानियों को जन्म दिया, जो हम लोगों के मन मस्तिष्क में घर कर गई, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली गई, और वर्तमान में भी आज तक हम 1857 की क्रांति को याद करते हैं टर्निंग पॉइंट के रूप में। तीसरी चीज हम कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में जो लोग थे उन्होंने इस विद्रोह को किया था। ये असल में जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं तो आपको एक चीज का इंट्रोडक्शन बताना पड़ता है। जब आप कन्वेंशनल ऐसे टाइप आंसर को लिख रहे हैं, जब आप शॉर्ट आंसर को लिख रहे हैं, तो आपको कोई भी इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। आप अप टू पॉइंट उसको कह सकते हैं, क्योंकि 50, 60, 70, 80 शब्द में ही लिखना होता है। लेकिन जब आप ये वाला आंसर लिखते हैं, दीर्घ प्रश्नों का उत्तर देते हैं, दीर्घ उत्तर देते हैं, तब आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। और ये आप जो पढ़ते हैं वो आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको अभी बताया है, चाहे ये कॉजेज में आए, चाहे इम्पैक्ट का कोई 1857 का क्वेश्चन आए या नेचर का आए, आपको ये बताना आवश्यक है कि क्रांति क्या है, अंग्रेजों ने क्रांति को क्या सोचा, और हम अपने दृष्टिकोण से क्रांति को कैसे सोच रहे हैं। अब हम आते हैं कॉजेस पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बेसिकली ये मैंने बांटा है 7 भागों में। इमीडिएट कॉज, तात्कालीन कारण, मिलिट्री ग्रीवेंसेस, जो सैन्य समस्याएं थी, पॉलिटिकल कॉज, राजनीतिक कारण, इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक कारण, एग्रेरियन, कृषि के कारण, सोशल एंड रिलीजियस, सामाजिक और धार्मिक कारण, और एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक कारण। जहां तक आप जब प्रश्न लिखेंगे तो उसमें जो इमीडिएट कॉज है, तात्कालिक कारण है, उसको आप सबसे अंत में लाएंगे। अब हम शुरू करते हैं मिलिट्री ग्रीवेंसेस से। देखो, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, उसमें अधिकांश जो सैनिक थे या सिपाही थे, वो या तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, उत्तर पश्चिम प्रांत, या अवध के थे, और उनमें भी बहुत बड़ी संख्या में ऊंची जाति के लोग थे।
जैसे भूमियार ब्राह्मण और राजपूत, इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। उस समय जातिगत आधार पर सोशल स्टेटस होता था, यानी कि कास्ट प्रिविलेजेस, जातिगत विशेषाधिकार पहली चीज, और दूसरी उनकी प्रथाएं, ये उनको मानते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो न केवल उनकी इन मान्यताओं को स्वीकार करते थे, बल्कि उन्हें और प्रोत्साहित करते थे कि वो अपनी जो प्रथाएं हैं उनको आगे बनाए रखें। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1820 में जो सेना है उसका आधुनिकीकरण किया गया, मॉडर्नाइजेशन किया गया, और जो सैन्य नियम हैं उनको कड़ाई से पालन किया जाने लगा। तो जो इन ऊंची जाति के जो सैनिक थे जिनको अधिकार मिला हुआ था, जैसे तिलक लगाने का अधिकार था, दाढ़ी रखते थे वो लोग, साफा बांधते थे, अब उसको सेना का नियमों का उल्लंघन माना जाने लगा। तो इससे कहीं ना कहीं उन सैनिकों में थोड़ा रोष आया, लेकिन वो रोष रुक गया। इसके बाद जो दूसरा एस्पेक्ट आप लिखेंगे या रखेंगे वो है 1839 से 1842 अफगान के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना हार गई। जब वो हार गई तब उसने अपनी सेना में आमूलचूल परिवर्तन करने की सोची, बदलाव करने की सोची। उन्होंने अन्य जातियों के लोगों को भी सैनिकों के रूप में शामिल करना शुरू कर दिया, और साथ ही कुछ जो क्षेत्रीय समूह थे उन लोगों को भी अपने सेना में शामिल करना शुरू कर दिया। इसके बाद ये सारी चीज होती रही, जो जन असंतोष है बड़ी जाति के सैनिकों में वो चीज चलती रही, अन्य जातियां भी वहां पर आ गई। उसके बाद इन्होंने बर्मा जाने से इनकार कर दिया। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में करती चली गई, और जब बर्मा जाने वाली बात आई तो सारे सैनिकों ने यह कहा कि हम विदेश में नहीं जाएंगे। जब उन्होंने इनकार किया तो 1856 में एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसके तहत सेना के हर व्यक्ति को सेना के नियमों का पालन करना जरूरी था, और इसमें विदेश जाना भी था। तो इससे सैनिकों में असंतोष तो हुआ, लेकिन वो चुप हो गए। लेकिन जो और समस्या आई, पहले क्या होता था कि जब भारतीय सैनिक बाहर कहीं लड़ने के लिए जाते थे तो उनको अलाउंस या भत्ता दिया जाता था। अब 1856 में भारतीय सैनिकों के भत्ते को समाप्त कर दिया गया। अगर पूरी सेना के भत्तों को समाप्त किया जाता, बात समझ में आ रही है, लेकिन भारतीय सैनिकों के भत्तों को समाप्त किया गया और यूरोपियन सैनिकों को वो भत्ता दिया जाता रहा। ये भेदभाव वाली बात सिपाहियों में, सैनिकों में धीरे धीरे घर कर गई। उसके अलावा संख्या में अधिक होने के बाद भी जो पदोन्नति है या प्रमोशन है वो भारतीय सैनिकों को नहीं दिया जाता था, वो यूरोपियन सैनिकों को दिया जाता था। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां तक सैलरी या वेतन की बात थी, तो यूरोपियन सैनिकों का वेतन भारतीय सैनिकों से बहुत अधिक था। तो ये सारे कारण धीरे धीरे भारतीय सैनिकों में असंतोष को जन्म देते चले गए, और जैसे ही अवसर मिला
या इस परिस्थिति उस अनुरूप बनी तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो प्रारंभिक रिवोल्ट हुआ वो या तो बैरकपुर में वो भी सैनिकों के द्वारा हुआ, और जो मेरठ में हुआ था वो भी सैनिकों के द्वारा किया गया। इसके बाद दूसरा आपका पॉइंट है पॉलिटिकल, यानी कि राजनीतिक कारण। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन या राज्य हरण की नीति अपनाए हुए थी, और उसने बड़े बड़े राज्यों को जैसे बर्मा, आसाम, कुर्ग, सिंध, पंजाब, अवध, इनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के अन्य प्रदेशों में और इन प्रदेशों में असंतोष की भावना व्याप्त हो गई। अब राजनीतिक कारण को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं याद करने के लिए। लिखने के लिए आप लिख तो लेंगे, याद करने के लिए। इसमें पहला है नंबर 1 माल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कुप्रशासन, और दूसरा है एग्रेसिव एनेक्सेशन। ठीक है, जिसको आप आक्रामक राज्य हरण या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। अब माल एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक अकेला देशी रियासत इन्होंने कब्जे में करी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और वो थी अवध। और ये आपको ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति में सबसे तीव्र जो आंदोलन हुआ था वो अवध में ही हुआ था, दिल्ली और अवध। उसके बाद जहां तक रानी लक्ष्मीबाई का सवाल है, वो एक किला जीत रही हैं, दूसरे पे आ रही हैं, लेकिन जो जन असंतोष फैला था वो इस अवध से फैला था। अब इसके क्या कारण थे? अवध में इतना तीव्र असंतोष इस कुप्रशासन से क्यों हुआ? नवाबी हटा दी गई, ठीक है। अब पूरी ब्रिटिश आर्मी में 3/4 सैनिक अवध के थे, अधिकांश सैनिक, और जो ऐसे भी सैनिक थे जो बहुत बड़ी संख्या में कृषक थे, वो कृषि भी करते थे और जरूरत पड़ने पे वो सैनिक की भूमिका भी निभाते थे। दूसरी चीज, जो नवाब की सेना है, जब नवाबी हटा दी गई तो उसकी सेना को विखंडित कर दिया गया, और नवाब की सेना के जो आदमी थे वो बेरोजगार हो गए और उनमें भी असंतोष व्याप्त हो गया। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट तबका है जिसने वहां पर विरोध किया और विद्रोह की अग्नि को प्रज्वलित किया, वो थे तालुकदार। इनके बारे में हम अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो ये माल एडमिनिस्ट्रेशन से इन 3 लोगों को फर्क पड़ा और इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। जहां तक हम एग्रेसिव एनेक्सेशन की बात करते हैं, मतलब आक्रामक राज्यहरण, तो इस पॉलिसी में लॉर्ड डलहौजी ने एक ये नियम बना दिया था कि किसी भी देशी रियासत के पास अगर नेचुरल हेयर नहीं है तो उसके दत्तक पुत्र को उस रियासत का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। और इस आधार पर 7 स्टेट्स उसने हथिया ली। सबसे पहले सतारा, फिर नागपुर, संबलपुर, बागत उसने जीती, उदयपुर, तंजौर और झांसी। ठीक है। अब जब इसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की परमिशन अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से मांगी थी तो उसने क्या कहा कि इन रियासतों को मिलाने का उद्देश्य ये है कि ये प्रदेश समृद्ध हो जाएंगे और लोग इनसे खुश हो जाएंगे। लेकिन ब्रिटेन का असली मतलब था उसको स्ट्रेटेजिक वैल्यू या जो रणनीतिक महत्व है उसको बनाए रखना।
वो झांसी इसलिए जीतना चाहते थे ताकि जो रोहेलखंड का, वो बुंदेलखंड का जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभाल पाए। नागपुर वो क्यों जीतना चाहते थे? क्योंकि वो बॉम्बे और कलकत्ता के बीच में आता था और वहां पर वो एक मिलिट्री सेंटर या हेडक्वार्टर स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, अब देशी रियासतों के जो शासक थे बाकी, उनको चिंता होना स्वाभाविक था। उनका ये था कि आज अगर इस आधार पर इन्होंने देशी रियासतों को अपने में मिला लिया तो कल को किसी न किसी बहाने ये हमारी रियासतों पे, हमारी सोवेनिटी पे, यानी कि संप्रभुता पे भी आक्रमण करेंगे। तो जितने भी ये बाकी शासक थे, इनके भी मन में शंकाएं व्याप्त हो गई और ये अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने शत्रु के रूप में देखने लगे। इसके बाद एक और बड़ा कारण ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे जो देशी रियासतों के शासक हैं उनकी पेंशन को कम करती जा रही थी। महंगाई बढ़ रही है, उस देशी रियासत के राजा को अपना दरबार भी रखना है और भी उसके यहाँ आश्रित हैं। अगर उसकी पेंशन कम हो जाएगी तो वो कैसे गुजारा करेगी? तो उन लोगों का मानना था कि इसके द्वारा ये देशी रियासतों को कमजोर करना चाहते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ये जो राजनीतिक वो थे, जो उन्होंने काम किए, उससे जन असंतोष की भावना पैदा हुई। एंड दिस इज द पॉलिटिकल रीजन। उसके बाद तीसरा आता है इकोनॉमिक रीजन। आर्थिक कारण क्या था? देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी नीतियों के द्वारा व्यापारिक शोषण प्रारंभ कर दिया था। अब कई सारे ऐसी चीज हैं जो उन्होंने की अपनी नीतियों से। सबसे पहले दे ब्रेक डाउन द विलेज सेल्फ सफिशिएंसी। जो गांवों की आत्मनिर्भरता है वो उन्होंने अपनी नीतियों से समाप्त कर दी। पहले जो ग्रामीण होता था, चाहे उसको राजस्व ज्यादा देना पड़ता था, लेकिन फिर भी उसे इतना कुछ मिल जाता था कि वो अपना जीवन यापन कर पाए। इस व्यवस्था को तोड़ने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों ने किया। दूसरा कारण, उन्होंने जो भूमि बंदोबस्त है, जो लैंड सेटलमेंट की उस समय व्यवस्था चली आ रही थी, उसको तहस नहस कर दिया। कैसे कर दिया? उन्होंने टाइटल डीड्स मांगने शुरू कर दिए, स्वामित्व के अधिकार मांगने शुरू कर दिए, और जो भी व्यक्ति स्वामित्व का अधिकार नहीं दे पाता था उसकी भूमि को कब्जे में ले लिया जाता था। इससे अफरा तफरी मच गई, लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हो गए। और सबसे बड़ी चीज जो हुई वो ब्रिटिश पॉलिसियों में डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स और कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो कुटीर उद्योग हैं और जो हथकरघा हैं, वो धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समाप्त कर दिए। उनका कारण ये था कि वो ये चाहते थे कि भारत बाजार बने, उनके यहाँ जो फैक्ट्री मेड गुड्स हैं, जो वहां बन रहा है, उसके बाजार को बने, और इनका जो इंडिजिनस या जो स्वदेशी व्यापार है ये समाप्त हो जाए। अब एक व्यापार से कितने जुड़े होते हैं? एक हथकरघा है, एक कारीगर है, सैकड़ों कारीगरों को उससे काम मिल रहा है, फिर उस माल को बेचने वाला है, उससे ऊपर है। पर जब ये उद्योग ही नहीं रहेंगे तो वो कारीगर बेरोजगार हो गए। इधर एक तरफ किसानों के खेतों पे संकट आ रहा है, उनके यहां सिस्टम बदला जा रहा है, और दूसरी तरफ जो बाहर गया बेचारा नौकरी करने, अब वो इस लायक ही नहीं रहा। अब वो कहां जाए? ना वो खेत का रहा और ना ही वो किसी उद्योग का रहा। तो इन सारी बातों ने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से किसी भी तरह से छुटकारा पाने की सोचने लगे। अच्छा, वैसे तो इकोनॉमी का ही पार्ट है, लेकिन याद करने की दृष्टि से देखो, आप पॉइंट्स लिखो,
ना लिखो, लेकिन इस आधार पे अगर आप याद करोगे तो वो चीज आपके दिमाग में बनी रहेगी। और आगे जब आप पीजी में जाएंगे या उसके अलावा कंपटीशन के क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि पीजी में तो भी अगर आप होते तो आपको यही सारी चीजें करनी होती। तो वो है एग्रेरियन, जो मैंने थोड़ा अलग कर दिया है। एग्रेरियन का मतलब है कि कृषि व्यवस्था, और खास तौर से हम जिक्र करेंगे अवध का, क्योंकि अवध में ये क्रांति बहुत तीव्रता से हुई। तो एक समरी सेटलमेंट हुआ। ये भी 1856 में हुआ, ठीक है। और इस सेटलमेंट को लागू करने के लिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लिखा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको क्यों लागू करना चाहती है, तो उसके दो कारण दिए गए। पहला ये दिया गया कि राजस्व की वसूली करने वाले जो बिचौलिया, मध्यस्थ या मिडिलमैन हैं, उनकी भूमिका को समाप्त हो जाएगी। और दूसरा, वो कृषकों का इस नाते हृदय को जीत लेंगे, ठीक है। अब ये उसके संबंध में है। अब आगे आपको थोड़ा सा समझ और ध्यान से देंगे तो समझेंगे। तो समझौते के तहत, ये जो समझौता है, इसके तहत क्या हुआ कि जो किसान भूमि को जोत रहा है या जिसके पास वो भूमि है, वो उसकी मानी जाएगी और बाकी का मालिकाना हक वहां पर समाप्त हो गया। वहां पर थे तालुकदार। तालुकदार स्वतंत्र थे और वो सीधे नवाब से जुड़े हुए थे। तालुकदार किसानों से राजस्व को लेते थे और नवाब को उसका हिस्सा देते थे और अपनी जरूरत का हिस्सा अपने पास रखते थे, ठीक है। अब नवाब खत्म हो गए, बचे थे तालुकदार, क्योंकि नवाब के पास तो महल था, तालुकदारों के पास तो पूरी जमीन थी। तो तालुकदारों से जमीन को अपने अधिकार में करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन पॉलिसी को अपनाया। और ये तालुकदार बहुत मजबूत थे, वंशानुगत तरीके से उस भूमि पर जमे हुए थे और अवध क्षेत्र में हर तरीके से ये मजबूत थे, ठीक है। अब हुआ क्या तालुकदारों के साथ, इनकी आधे से ज्यादा जमीन चली गई। जो टाइटल डीड है, उस जो जोत रहा है उसी को दे दी गई। और दूसरा, इनको शाही पारितोषिक, जो इनको अवार्ड मिलता था नवाब से, वो भी समाप्त हो गया। जब ये ज्यादा राजस्व देते थे तब शाही पुरस्कार मिलता था और अफसरों पर पुरस्कार मिलता था, वो सारी चीज समाप्त हो गई। यानी कि तालुकदार एक तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भड़क गए और वो इस शासन को हटा के और नवाब शाही को वापस लाने का प्रयास करने लगे। अब ये बेचारे किसान, पहले किसान क्या कर रहा है कि वो अपना राजस्व दे रहा है तालुकदार को और तालुकदार अपना वो जो हिस्सा है वो दे रहा है नवाब को। अब ये जो किसान है, ये सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गए और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोबारा से उसका असेसमेंट किया, निर्धारण किया राजस्व का। और वो जो राजस्व का निर्धारण था वो ओवर असेसमेंट था। उन्होंने अति का निर्धारण किया जो किसान दे नहीं सकता था। और उसके साथ शर्त ये थी कि आपको निश्चित समय पे ये राजस्व देना है और अगर नहीं दोगे तो ये भूमि तुमसे ले ली जाएगी। अब किसान के लिए तालुकदार ज्यादा बेहतर था, क्योंकि ये एक म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस थी कि नवाब, तालुकदार और किसान। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती थी कि किसान अपना राजस्व पूरा नहीं दे पाता था, तो तालुकदार, क्योंकि वर्षों से और शताब्दियों से संपर्क चले आ रहे हैं, वो कहता था ठीक है भाई, तू अगली बार दे देना। तो वो खुश थे, किसान भी ज्यादा राजस्व दे के भी खुश था। और अब स्थिति ऐसी थी कि उससे भी ज्यादा राजस्व उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है और उसके मन में यह भय है कि अगर उसने राजस्व नहीं दिया तो उसकी जमीन चली जाएगी।
अपनी जमीन को बचाने के लिए और समय पे राजस्व न जमा करने पर वो लोगों से ब्याज पर पैसा लेने लगा और एक महाजन जो वर्ग है वो डेवलप होके आ गया। इसके अलावा एक और चीज हुई कि अब अवध में जब ये नवाबी खत्म हुई तो जो भूमि है वो कमोडिटी के रूप में आ गई, एक वस्तु के रूप में आ गई, व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में आ गई। भूमि का टुकड़ा है, आप खरीदो, बेचो, किराए पे दो, लीज पे दो। तो इन सारी चीजों ने एक ऐसी कृषि व्यवस्था में उथल पुथल मचा दी कि लोग परेशान हो गए और चाहे वो तालुकदार हो, चाहे वो किसान हो, वो हर हालत में इन नीतियों के खिलाफ ब्रिटेन के विरुद्ध खड़े हो गए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 7 दुर्भिक्ष पड़े, 7 अकाल या फेमिन्स आए, जिन्होंने जो खराब स्थिति है उसको और खराब या बदतर स्थिति में ला दिया। तो यही कारण था कि जो तीव्रता थी अवध में विद्रोह की वो बाकी सारे स्थानों से अधिक तीव्र थी। इसके बाद फिर आता है हमारा सोशल एंड रिलीजियस। देखो, समाज को आप धर्म से अलग नहीं कर सकते क्योंकि धर्म समाज में ही पनप रहा है। तो सोशल रिलीजियस फैक्टर्स को आप एक साथ अपने उसमें लिख सकते हैं। और इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वेस्टर्न एजुकेशन या जो पश्चिमी शिक्षा है उसको इंग्लिश मीडियम माध्यम से भारत में प्रारंभ करना शुरू कर दिया। 1813 में सबसे पहले चार्टर एक्ट आया था, जब 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दिया गया। बाद में एक मैकॉले कमीशन बना और उसके बाद क्रांति से पहले वुड्स डिस्पैच आया, चार्ल्स वुड का। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे घर करने लगी रूढ़िवादी भारतीयों के दिमाग में। वो उनसे नाराज थे। वो ये कह रहे थे कि ये लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी परंपरागत ज्ञान की कीमत पर पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना प्रयास कर रही है और इससे हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, वो सब पिछड़ने के कगार पर आ जाएंगे। इसके अलावा एक चीज और हुई, वो 1813 के चार्टर एक्ट से ही हुई कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई। लेकिन उनके साथ एक शर्त लगी हुई थी कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में अपने आप को परिवर्तित करता है तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो उसकी पैतृक संपत्ति है, उसमें उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो समाज में बहुत ज्यादा फिर इस पे चर्चा नहीं हुई कि भाई ठीक है, तुम अगर ईसाई धर्म अपनाना चाहते हो आप ईसाई बन जाइए, लेकिन पैतृक संपत्ति से आपका अधिकार खत्म हो गया। अब 1856 में एक एक्ट आया, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। अब इस अधिनियम से यह हुआ कि अगर कोई जो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गया है उसको भी अपनी पैतृक संपत्ति में से हिस्सा मिलेगा। और इस बात का भारतीय समाज में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अब यह माना जाने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज भारतीयों के धर्म और जीने के संकट को, जीने का जो तरीका है उसको भी संकट में डाल रहे हैं। तो इन सारी बातों से जो आम जन है वो धीरे धीरे नाराज होने लगा और जहां कहीं भी इस तरीके की असंतोष की बात होती थी वो मुखर होकर बोलने लगा। तो ये अच्छा, इसके अलावा जैसे सती प्रथा बंद करी, विडो रिमैरेज एक्ट
1856 लाया गया, विधेयक बनाया गया कि विधवाएं विवाह कर सकती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ये दोनों बहुत अच्छे काम अंग्रेजों या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए थे, लेकिन उस समय मनुष्य इतना जागरूक नहीं था। हम शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए थे, इसलिए रूढ़िवादी लोगों ने इसको हथियार के रूप में प्रयोग में लाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे सिस्टम को, हमारे धर्म को, हमारे समाज को विखंडित करना चाहती है। और उनके बल इसलिए मिला क्योंकि इसके साथ साथ राइट ऑफ इनहेरिटेंस, मैंने आपको जो बताया कि जो पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाने लगा, इस बात से लोगों में नाराजगी बढ़ी। पश्चिमी शिक्षा बढ़ रही है, इस बात में नाराजगी बढ़ी, और धीरे धीरे ये जो संतोष है, वो जन असंतोष, वो पूरे समाज में व्याप्त हो गया। इसके बाद एक है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का जहां तक सवाल है, ये इसका बहुत छोटे से कॉजेज हैं। 4-5 पॉइंट्स अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो वहां बहुत आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने थोड़े समय में बहुत बड़े क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। जब आप किसी क्षेत्र को अधिकार में कर लेते हैं तो उसके लिए कुशल प्रशासन की जरूरत होती है, और कुशल प्रशासन के लिए मैन पावर की जरूरत होती है। इनके पास जो लोगों की या यूरोपियनों की संख्या थी वो कम थी। यानी कि पहला ये है कि प्रशासन ये भली भांति इसलिए नहीं चला पा रहे थे क्योंकि इनके पास संख्या पर्याप्त नहीं थी। दूसरा एक कारण जो इन्होंने अपने आप बना लिया वो था भारतीयों से भेदभाव। ये भारतीयों को सक्षम नहीं मानते थे प्रशासनिक कार्यों के लिए। किसी भी मामले में ये उसको दूर रखते थे, और कोई भी निर्णय या किसी भी तरह की जो नीति होती थी उसमें उसको सम्मिलित नहीं करते थे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीयों से भेदभाव करोगे, उनकी राय नहीं लोगे, तो शासन में कहीं ना कहीं प्रशासन में दिक्कत आएगी। तीसरी चीज जो इन्होंने करी वो ये था कि उच्च पद केवल यूरोपियंस या ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व कर दिए गए। यानी कि अगर कोई योग्य भारतीय भी था तो वो इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता था जहां वो प्रशासन में कोई अहम या महती भूमिका को निभा पाए। इसके बाद यही एक कारण था, और चौथा पॉइंट भी है कि वो राजस्व संबंधी जो नीतियां हैं उनको सही प्रकार नहीं बना पा रहे थे। वो एक चीज को दूर करने का प्रयास करते थे जिसके बदले में 4 संकट वो अपने ऊपर ले लेते थे। और इसके लिए वही 3 कारण है कि अगर आप भारतीयों को, क्योंकि आज भी आप देखें कि एक भारतीय कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाता है। एशियन टाइम से लेके मिडिल टाइम को अगर आप लें, हर जगह आप लें, तो भारतीय प्रशासन के मामले में बहुत आगे सटीक और सजीव रहा है। 5वीं चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बहुत बड़े स्तर पर जमीनों की नीलामियां की जाने लगी और जमीन को जब्त किया जाने लगा। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जब आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे थे, राजस्व की वसूली नहीं हो रही थी, तो जमीन अधिकार में ले रहे थे, तो जब्त भी कर रहे थे और नीलामी भी कर रहे थे। इन सारी चीजों ने लोगों को सशंकित कर दिया और उनको ये लगा कि भाई हमारा जगह या जमीन जो आज सुरक्षित है वो रह पाएगी या नहीं। और यही कारण था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से बुरी तरह से नाराज हो गए। अब हम आते हैं इमीडिएट कॉज पे। किसी भी हम क्रांति को ले लें या किसी में ले लें, एक कॉज होता है इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण, और ये भी सेना से जुड़ा हुआ है। एक राइफल आई जो एनफील्ड राइफल थी, और उसके लिए एक कारतूस आया था, और ये कहा गया कि इस कारतूस में गाय और सुअर इन दोनों की चर्बी है, और जब उस गन को लोड किया जाता था तो उससे पहले उसका जो फ्लैपर है वो दांतों से हटाया जाता था।
तो सैनिकों में ये असंतोष आया कि भाई ये तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ये दोनों का धर्म भ्रष्ट करने वाला कारतूस है। और इससे जो सैनिक हैं वो भड़क गए। सबसे पहले भड़का मंगल पांडे और उसके बाद मेरठ के सैनिकों ने ये क्रांति शुरू कर दी। तो कम से कम आप लोगों को इतना कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 में लिखना और कवर करना, ये ध्यान रखना है। अगर आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है या 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ये पहले फॉर्मेट पे ध्यान रखिए और समय को कैलकुलेटिव रखिए। मल्टीपल चॉइस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर 10 क्वेश्चन है तो 7-8, अगर आप पढ़ते चले जा रहे हैं तो 7-8 तो कर लेंगे। 1-2 थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं जिसके लिए आप अतिरिक्त 5-7 मिनट रख सकते हैं। और अगर आप पढ़े होंगे और 2 ही ऑप्शन आपको पता पड़ जाएंगे तो आप सही तक पहुंच सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स मैंने आपको बताया बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। अप टू मार्क लिखिए, सारी चीजें लिखिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखिए कि अपना जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो शॉर्ट प्रिपेयर करिए। ध्यान रखिए, अगर आप पे 100-150 वर्ड्स का एक संक्षिप्त में सारी जानकारी है किसी टॉपिक के बारे में, तो उसको तो आप 10 पेजों में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 पेज पढ़े हुए हैं और आपसे कहा जाए कि इसको 50 या 100 शब्दों में लिखो, तो आप सारी चीजों को नहीं ला सकते हैं। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज निकल जाएगी। इसलिए वेग तैयारी ना करें, अप टू मार्क पढ़ें, पॉइंट्स पढ़ें और सिलेबस के हिसाब से अपनी सारी चीजों को प्रिपेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू।